जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह बीएसएससी इंटर लेवल का मैं यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस बुक लाया हूं। दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन में का ये प्रैक्टिस बुक है। इसमें आज मैं फर्स्ट प्रैक्टिस बुक लाया हूँ। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का। यदि आप लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस नहीं बनाए हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, आप इसे चेक करें और चेक करके देखें कि आप कितना बना सकते हैं, और आप मिलाते भी चलिएगा। दोस्तों, तो आप लोग इसके लिए एक पेन ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, उसमें अपना आंसर लिखते चलिए और मिलाते चलिए आप कितना सही कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बीच में शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो ये 4 नगर दिए गए हैं, इनसे जो कौन सा रेखा है कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो आइजोल है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कर्क रेखा के सबसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कर्क रेखा। और सबसे नजदीक जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नहीं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला नहीं, अगरतला तो त्रिपुरा की राजधानी हो गए। कौन है? त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है दोस्तों, ये जो है आपको कितने डिग्री, जो ये 23 डिग्री देशांतर पर है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन हुआ? त्रिपुरा की राजधानी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री के सबसे नजदीक, यानी 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। जबकि वही आइजोल देखें तो आइजोल है कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी कर्क रेखा उसी पर स्थित है, परंतु सबसे नजदीक वाली बात कहा गया है। तो सबसे नजदीक आपको इस आंसर में आइजोल होगा। आइजोल है जो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और ये है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ये 23 डिग्री 36 मिनट के आसपास में स्थित है उत्तरी अक्षांश में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि इसे देखें दोस्तों, आइजोल है कहाँ की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और मिजोरम है जो आपको वर्ष 1987 में राज्य के रूप में घोषित किया गया था। और इसी समय मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, अमीगो मैंने तक बताया था, ये 3 राज्य हैं जो 1987 में राज्य के रूप में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी हो गया, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो गया, मणिपुर हो गया, इम्फाल हो गया मणिपुर की राजधानी दोस्तों, और इम्फाल क्या हो गया? मणिपुर की राजधानी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गया? रायपुर हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित नागरिक केंद्रों में से, नगरीय केंद्रों में से कौन सा कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? तो कोरोमंडल तट पर कौन अवस्थित है, ये प्रश्न है। कोरोमंडल तट पर अवस्थित है इसमें से कौन? तो कोरोमंडल तट पर है आपका तमिलनाडु के स्थित नागपट्टनम नगर कोरोमंडल तट पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित जो नागपट्टनम नगर है जो कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, कोरोमंडल तट का विस्तार कन्याकुमारी अंतरिक्ष से, यानी केप कैमोरिन से लेके पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई तथा 600 किलोमीटर की चौड़ाई तक विकसित है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये कहां से कहां तक है? तो ये कोरोमंडल तट आपको पूर्वी तट पर पाया जाता है दोस्तों, पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट पर जो केरल साइड होता है वो आपको मलाबार तट पाया जाता है, लेकिन कोरोमंडल तट तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है दोस्तों, और सिक्किम में नाथुला और जलेपला, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सिक्किम में आपको जलेपला दर्रा भी पाया जाता है दोस्तों, नाथुला और जलेपला दोनों तो सिक्किम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम इसमें देखें असम में, तो असम में कौन सी दर्रा है? तो असम में कोई भी दर्रा नहीं पाई जाती है। जो प्रमुख रूप से जो एग्जाम में आता है वो दोस्तों असम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में देखें कौन कौन सी दर्रा है? तो उत्तराखंड में आपको लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाया जाने वाला दर्रा है। ठीक है, यदि जम्मू कश्मीर में देखें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये सारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए लद्दाख में जोजिला दर्रा और अधील दर्रा लद्दाख में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में सिपकिला
रोहतांग, बड़ा लाचला, ये 3 है जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगप्पा, दीफू अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला दर्रा है। और मणिपुर में तुजु दर्रा पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 79 में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति पाई जाती है? तो जारवा जनजाति के बारे में पूछा गया। तो जारवा जनजाति है जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा के लोगों की त्वचा का रंग काला एवं कद छोटा होता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में ओंग, सैम्पेंस, सेंटलीज आदि जनजातियां पाई जाती है। जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उनको वर्ष 1979 ईस्वी में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 80 की ओर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना है? 7.33% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि इसमें हम देखें 81 में दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं। दो सदिश वेक्टर किसके बराबर होते हैं? क्या उसके फॉर्मूला है? तो दो सदिश वेक्टर बराबर क्या होते हैं? दो सदिश वेक्टर। तो दो सदिश वेक्टर में क्या होगा? उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, दो सदिश वेक्टर होंगे। नेक्स्ट, भौतिक का मात्रा एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या होती है? तो भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई यदि हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जूल प्रति केल्विन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जूल प्रति केल्विन होता है भौतिक एंट्रोपी की इकाई, ठीक है। उष्मा गतिकी में एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे नहीं मापी जाती है बल्कि गणना के द्वारा इनका मापन होता है। इसकी एसआई प्रतीक एस होता है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसे निकाय की एंट्रोपी कहते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जूल प्रति केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो ये ऊर्जा रूपांतरित है कौन सा? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 84 में दिया गया है मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोहस पैमाने का प्रयोग है जो आपको वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं यौगिक कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। यूसी में जो मोहस पैमाना है, देखिए सॉरी, यौगिक का मैंने आपसे परिभाषा बता दिया, लेकिन हमसे पूछा है मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मोहस पैमाने का जो प्रयोग है खनिज के पदार्थों को कठोरता मापने के लिए किया जाता है। खनिज के जो पदार्थ है उनकी कठोरता मापने के लिए मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस पैमाने की खोज वर्ष 1812 में जर्मनी के भूवैज्ञानिक फ्रेडरिक मोहस ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटने का कारण क्या है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण एक तोप पीछे हटता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 86 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो कौन एक यौगिक नहीं है? तो यौगिक के बारे में क्या है? तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए यौगिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, और आपको NaCl जिसका कहते हैं सोडियम क्लोराइड, H2 जल भी एक यौगिक है, परंतु लोहा है जो यौगिक नहीं है। लोहा ये फिर एक शुद्ध रासायनिक तत्व है, ना कि यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो विस्थापन कहते किसे है? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम अंतर को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक गति और अंतिम गति के बीच न्यूनतम स्थिति को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ये गलत है। जो विस्थापन है ना तो धनात्मक होता है, ना ऋणात्मक ना शून्य हो सकता है। ये गलत है। हमसे पूछा था कौन सी बातें गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी एसआई इकाई मीटर होती है, यह हमेशा धनात्मक होता है। तो इसमें कह दिया ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगी। धनात्मक हमेशा धनात्मक होती है विस्थापन, न कि ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। विस्थापन शून्य नहीं हो सकती है। विस्थापन शून्य हो सकती है क्योंकि यदि वो दूरी तय ही नहीं करेगा तो कोई विस्थापन हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो शून्य भी हो सकती है, परंतु ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है विस्थापन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। हमसे पूछा था गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है। तो एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान हमसे पूछा है, तो इसको मुझे निकालना होगा दोस्तों। यदि आप इसे निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 108 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया है किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है। किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर है जो चक्रण क्वांटम संख्या से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चक्रण क्वांटम संख्या से किया जाता है। किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है, तो चक्रण क्वांटम संख्या से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा किया जाता है। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताती है। चक्रण की केवल 2 संभावनाएं हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनों में अंतर क्या कहलाता है, चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न की ओर। 90 में कहा गया है, 90 नंबर प्रश्न है अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने जाते हैं। तो अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु को क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्योंकि समान द्रव्यमान वाले तो उसे क्या कहेंगे, समभारिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि समस्थानिक हमसे पूछा जाता तो अलग अलग परमाणु संख्या नहीं, समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या होता तो उसे समस्थानिक कहते हैं। लेकिन समभारिक द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या अलग हो तो उसे समभारिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया 91 में कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, जल नहीं बनता, सीधे वाष्प में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 92 में 2 कार्बन परमाणु के बीच एक द्विआबंधन द्वारा बनता है। 2 कार्बन परमाणु के बीच एक द्विआबंधन द्वारा क्या बनता है, तो उनके द्वारा एक क्या ऑप्शन बनता है, तो उनके द्वारा साझा किए गए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साझा किए गए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, यदि ये प्रश्न देखें तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन है जो आपको किसने किए थे, तो इसका प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट कोशिका की खोज, ऐसे तो कहा जाता है कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था और 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ था। कोशिका शरीर का सूक्ष्म रूप है, यह शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट हुक है कोशिका शब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 94 में। ऑनरेलोलॉजी संबंधित है। ऑनेरोलॉजी है। ऑनेरोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऑनेरोलॉजी है जो आपको सपनों से संबंधित है, जो हम लोग सपना देखते हैं उसकी अध्ययन से संबंधित है ऑनेरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सपनों से संबंधित, इसके अंतर्गत स्वप्न देखने और मस्तिष्क के कार्य करने के साथ साथ स्मृति, निर्णय और मानसिक विकारों में के संबंध में मस्तिष्क की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, ऑनरेलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें दिया गया है 95 में पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है, तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जाइलम के द्वारा, यह एक संवहन उत्तक भी कहलाती है। जाइलम एक संवहन उत्तक है। इसका प्रमुख कार्य जलों द्वारा अवशोषित जल और तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है,
और फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या है? पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना, ये फ्लोएम का कार्य है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 96 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे शरीर में संचित होते हैं किस रूप में? तो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में संचित होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है 97 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? कौन है जो प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो यदि हम इसे देखें, प्राकृतिक ज्वाला मंदक है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो प्राकृतिक ज्वाला मंदक है डीएनए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी, जिसके लिए उन्हें 1992 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 98 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस काल में भारत के शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? किस काल में भारत के शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो वो कौन सा काल है? तो उस काल को कहते हैं पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पुरापाषाण काल में भारत के शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं जो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट की और चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया गया था। तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन 1969 में रॉबर्ट विटेकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट विटेकर के द्वारा 5 जगत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इनमें से 5 जगत कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक तथा एनिमिलिया का 5 जगत में वर्गीकरण किया था। ठीक है, और वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कार्लस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा था, लेकिन 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक उदाहरण है? जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारण है प्रवासन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व में 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्तापलट ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। तो किसने किया था रोमन साम्राज्य का तख्तापलट? और वह जो था तख्तापलट किया था वो दत्तक पुत्र था जूलियस सीजर का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आगस्टस ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगस्टस ने रोमन साम्राज्य के तख्ता पलट दिए थे, और आगस्टस हैं जो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र हैं, और इसे प्रथम रोमन सम्राट भी माना जाता है आगस्टस को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर आपको 102 की ओर। 102 में दिया गया है कि भारत में वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता है जो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसमें दोस्तों सिंधु नदी नहीं दिया हुआ, इसलिए सरस्वती नदी के किनारे होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि इसमें सिंधु नहीं दिया हुआ है। तो सिंधी नहीं दिया हुआ तो हम लोग सरस्वती कहेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही आंसर है। यदि हम कुछ नदियों को प्राचीन नाम देख लें दोस्तों, जो वैदिक साहित्य के समय में कुछ नदियां थी उनके प्राचीन नाम को हम लोग देखें, तो उसमें यदि आपसे पूछा जाए तो प्राचीन नाम में हम लोग इसमें यदि हम देखें कि पहले हम लोग जो आज की घग्घर नदी है उसे द्विजदत्ती नदी कहा जाता है प्राचीन नाम में। गंडक को हम लोग प्राचीन में क्या कहते थे? तो गंडक को सदानीरा कहा जाता था। ब्यास नदी को प्राचीन नाम बिपाशा है। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है। रावी का प्राचीन नाम रोशनी है। चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता है। काबुल का कुंभा कुर्रम है। कुब्र है किसका? कुर्रम का। और गोमती का गोमल था गोमती का प्राचीन नाम। और स्वाति है सुवस्तु का प्राचीन नाम। तो ये प्राचीन नाम है कुछ नदियों का जो वैदिक सभ्यता में पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सरस्वती नदी या सिंधु नदी किनारे। यदि सिंधु नदी नहीं है तो आप सरस्वती नदी भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सिंधु नदी किनारे या सरस्वती नदी किनारे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 103 की ओर। सेल्यूकस
सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध किया था? तो सेल्यूकस निकेटर था। जो मौर्यों के बीच जो युद्ध हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था और पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था और 305 से 303 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ा गया था और सेल्यूकस के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और भारत और ग्रीस के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। सेल्यूकस की पूरी तरह हार हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 104 की ओर 711 ईस्वी में अरब सेनापति 711 ईस्वी में अरब सेनापति है जो अरब सेनापति खालिस्तान ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो कौन अरब सेनापति था जो सिंध पर विजय प्राप्त किया था? तो वो था आपको कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम 636 से 37 के आसपास भारत पर हमला करके प्रथम प्रमाण के आसपास मिलते हैं, लेकिन इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ लूट मार करने तक ही सीमित था, न कि राज्य विस्तार करना। 711 से 12 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया और मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर बाद में तत्कालीन सिंध की राजधानी अलोरा पर कब्जा कर लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 105 की ओर। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा नामक किले में कैद किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भटिंडा में रजिया सुल्तान का कार्यकाल देखें दोस्तों तो 1236 लेकर 1240 ईस्वी तक रजिया का कार्यकाल था सल्तनत काल में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 106 की ओर देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मध्यकालीन सूफी परंपरा के अंतर्गत संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? तो वली शब्द का क्या अर्थ होता है? वली शब्द का अर्थ होता है संत। सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत प्रेम है। सूफी सिलसिला इस्लाम की ही एक परंपरा है। तो इसका क्या है? वली शब्द का अर्थ क्या होता है? संत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 107 में गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पुर्तगालियों ने गोवा के कॉन्वेंट एवं चर्चों को बनवाया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। यदि इसमें 108 नंबर प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो कांग्रेस के कराची सत्र जो 1931 में हुआ था उसमें कौन सा सही है? तो उसमें महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, गलत है। भारत छोड़ प्रस्ताव पारित होती है, गलत है। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, ये भी गलत है। कौन सही है? तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1931 के संदर्भ में क्या है? तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अम्बेडकर स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और इस पार्टी के प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। इसके अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसमें इनका संविधान के कार्यक्रम में निर्धारित किया गया था। इस दल के निम्नलिखित उद्देश्य थे। जो स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य था? तो भारत का स्वराज दिलाना, विधान परिषद में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रम को अपनाना और सहयोग आंदोलन को सफल बनाना और सरकार की नीतियों की और घोर विरोध करना और उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिसके सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। तो इसकी मुख्य ये उद्देश्य थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 110 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। कौन सा अक्षांश है? तो नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर है एवरेस्ट पर्वत का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है दोस्तों। इसमें है 111 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों में कौन नहीं है? तो हिमशिखा हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों में से नहीं है हिमशिखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हिमशिखा नहीं है। ठीक है। हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख समांतर श्रेणियां कौन कौन है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, जिसे सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं,
मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है या लघु हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, तथा शिवालिक हिमालय, ठीक है दोस्तों। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के बनने से पूर्व हो चुका था तथा यह हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। कौन नहीं है? हिमशिखा। हिमालय के अंतर्गत शामिल 3 श्रेणियां निम्न प्रकार है: काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये सब पाए जाते हैं। जबकि काराकोरम पर्वत पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं: सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। ये याद रखना है दोस्तों। काराकोरम में कौन कितने ग्लेशियर है? 4, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। और विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है, जिनमें से सबसे प्रमुख चोटी कौन है? वो सबसे प्रमुख चोटी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। और कौन सी हिमालय में आती है? बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। बृहद हिमालय यानी सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 112 की ओर निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग पहाड़ी दर्रों के लिए संदर्भ में सही है? तो पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, जस्ट हमने बताया दोस्तों ऊपर में, इसके बारे में पूरी लिस्ट में बता दिया था। इसमें दिया गया रोहतांग दर्रा सिक्किम में। तो रोहतांग दर्रा सिक्किम कौन सा हमसे पूछा है? सही है। तो रोहतांग सिक्किम में नहीं है दोस्तों। रोहतांग दर्रा सिक्किम में कौन कौन है? तो सिक्किम में आपको जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है, ना कि रोहतांग दर्रा दोस्तों। तो ये गलत है, ये आपको नहीं पाया जाएगा। उसी प्रकार लिपुलेख दर्रा आपको उत्तराखंड में, ये सही है, ये सही है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा कहाँ पाया था? उत्तराखंड में पाया था, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। बोमडीला हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। बोमडीला हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बोमडीला है जो आपको अरुणाचल, बोमडीला कहाँ पाया था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में पाया था, ना कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडीला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। नाथुला दर्रा आपको कहाँ पाया जाता है? तो नाथुला और जोजिला और जलेपला और नाथुला ये सिक्किम में पाया जाता है। तो हमारा सही क्या होगा? लिपुलेख उत्तराखंड में पाया था लिपुलेख। मैंने बताया था कि उत्तराखंड में 3 है, एक लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये 3 दर्रा उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट को चलते हैं 113 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुदी झील स्थित है? तो अष्टमुदी झील के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अष्टमुदी झील है आपको किस राज्य में है? तो इसमें से यदि हम देखें तो अष्टमुदी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर है। केरल राज्य में अष्टमुदी झील है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। केरल में है अष्टमुदी। यदि हम देखें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कोलेरू झील है। और पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में स्थित है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यदि हम इसमें देखें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पुलिकट झील है। और कौन सा है तमिलनाडु में? पुलिकट झील क्या है? तो तमिलनाडु में स्थित है। वो दोनों सीमा पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। और यदि महाराष्ट्र को देखें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो महाराष्ट्र में आपको एक लोनार झील पाया जाता है, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। और लोकटक झील कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो लोकटक झील आपको मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में लोकटक झील। और मैं आपको बता दूं चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में, पेरियार झील केरल में पाया जाता है और खजियार झील हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और खेचे ओ पल्लटी सिक्किम में पाया जाता है। काली वैली कहाँ पाया था? तमिलनाडु में पाया था। सांभर झील राजस्थान में पाया था। ये प्रमुख झीलों के नाम मैंने बता दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कहाँ बनती है गंगा नदी? तो ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा को मिलने से गंगा नदी बनती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। और इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को गंगा नाम रखा गया है दोस्तों। इस नदी को क्या किया गया है? गंगा नाम रखा गया है। सबसे पहले रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 115 में निम्नलिखित में से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया है? तो अस्थायी बांध कौन सा है? तो इस बांध का नाम है कॉफर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, कॉफर। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं किस राज्य में? तो भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, वो राज्य का नाम है महाराष्ट्र।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आंसर लगा रहा हूँ बी, लेकिन पढ़ रहा हूँ महाराष्ट्र। तो क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम मध्य प्रदेश के बारे में देखें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में अभी नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कौन है? यदि इसे हम देखें तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या देखें 230 है दोस्तों, और राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है, और लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। ठीक है, उड़ीसा को देखें दोस्तों। उड़ीसा में अभी नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? मोहन चरण मांझी हैं, जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहां के राज्यपाल रघुवर दास हैं, और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, और उड़ीसा के में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है दोस्तों। यदि इसी प्रकार हम देखें केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और इसमें राज्य के रूप में कौन है? तो केरल में राज्य के रूप में राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान है, और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है केरल के। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है केरल में। यदि हम महाराष्ट्र को देखें, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, और विधान परिषद भी है। इसमें यदि महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या देखें दोस्तों 78 है, विधान परिषद भी है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 117 की ओर। 117 में दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति द्वारा की गई थी। प्रांतों में जो द्वैत शासन किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत शासन अधिनियम 35 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। 1919 के द्वारा द्वैत शासन का प्रावधान किया गया था प्रांतों में, जबकि हटाया कब गया था? 1935 के द्वारा उसे समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 118 की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का भाग जो 8 है से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 8 है जो किससे संबंधित है? तो हम यदि इसमें देखें, भाग 8 आपको केंद्र राज्य के संबंध में उल्लेख करता है। भाग 8 केंद्र शासित क्षेत्र के संबंध में क्या करता है? उल्लेखित करता है भाग 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, और इसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भाग 8 है जो आपको अनुच्छेद 239 से 242 तक के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि राज्य के बारे में देखो दोस्तों, तो भाग 7 के अंतर्गत राज्य का उल्लेख है। भाग 7 में राज्य का उल्लेख है, ठीक है, और भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। भाग 9 में क्या है? पंचायतों का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, जबकि नगर पालिका का उल्लेख कम है। तो भाग 9 के ए में नगर पालिका का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 338 के बी के फर्स्ट में प्रावधान दिया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में इस आयोग का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है? कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए? तो सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पूर्व, कितने 60 दिन पूर्व उसके निर्वाचित संबंधित अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 121 में लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा की जो बहस है किस भाषा में मुद्रित होती है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में मुद्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होती है और हिंदी भाषा में मुद्रित होती है। दोनों भाषाओं में लोकसभा की बहस मुद्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 122 नंबर प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में है 122 में, यदि इसे देखें हम लोग, इसमें दिया गया विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो
विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं विधान परिषद के अध्यक्ष। और यदि हम देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में के अनुसार किसी भी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिए गए हैं। किसी भी राज्य में विधान परिषद होगी या किसी राज्य में है तो उसे समाप्त किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत, 169 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। विधान परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन विधान परिषद के द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है दोस्तों। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 123 की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांख्यिकीय शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांख्यिकीय शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 140 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 140 है। अनुच्छेद 140 में है तो उच्चतम न्यायालय की अनुसांख्यिकीय शक्तियां हैं। अनुच्छेद 43 देखो दोस्तों, तो अनुच्छेद 43 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकती है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 138 देखें दोस्तों, तो इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि है। आधिकारिकता की शक्ति किसमें है? उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 138 में। अनुच्छेद 150 को देखते हैं, अनुच्छेद 150 में है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप आधिकारिकता से संबंधित है। तो यदि हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां पर भारतीय संविधान उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। वो चैप्टर वाइज है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपको उपलब्ध मिलेंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में है दोस्तों, उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर प्रश्न में लाया हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आप यदि उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है दोस्तों आपकी पढ़ाई में और भी धारदार आएगी और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार हम भारतीय इतिहास से भी संबंधित चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री में आपको उपलब्ध करवा चुका हूं दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो मेरे लिस्ट में शामिल है। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 124 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के दो अध्यक्ष हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष आपको कौन है? 124 नंबर प्रश्न में। तो भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन की मांग के अध्ययन करने के लिए 1948 में जो कांग्रेस द्वारा एक समिति गठन किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस के धर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एस के धर थे उस समिति के अध्यक्ष। ठीक है, एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। इसे धर समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 125 में चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की उद्देश्य के साथ पारित किया गया है? तो बदलने के उद्देश्य के साथ पारित किया गया है किस संविधान के द्वारा? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन से संवैधानिक संशोधन? 7वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। यदि इसमें हम देखें दोस्तों, 7वां संवैधानिक संशोधन हो गया। 10वां संवैधानिक संशोधन किससे है? दल बदल कानून से है 10वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट को चलते हैं 126 में। भारतीय संविधान कानून निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करता है? स्वतंत्र पद प्रदान करता है CAG के लिए कौन सा? अनुच्छेद 148 है जो CAG के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसे उसके पद से केवल उसी रीति के द्वारा या आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षा का 6 वर्ष होती है दोस्तों, या 65 वर्ष, दो जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, नियंत्रण महालेखा परीक्षा को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया अनुच्छेद खाली स्थान एक निश्चित अवधि के दौरान
राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य के लिए एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे GSDP। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, GSDP। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 128 के निम्नलिखित में से कौन बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है? कौन है जो बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है? तो बिहार की पश्चिम सीमा पर कौन सा राज्य है? बिहार की पश्चिम सीमा पर आपको वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बिहार के पश्चिम सीमा पर यदि हम देखें तो कौन है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। झारखंड है नीचे में, उत्तर में नेपाल हो गया और पूरब में हो गया क्या? तो पश्चिम बंगाल हो गया। तो कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर से जेल में रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो 1942 में जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हाजीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हाजीपुर सेंट्रल जेल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 130 की ओर। इसमें दिया गया है 130 में बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में है जो आपको गोमती नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से गोमत ताल के निकट से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदियां हैं, अतः गोमती बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बिहार में मक्के का उत्पादन सबसे अधिक है प्रति हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? डी से देखें तो बिहार का पहला रामसर स्थल है जो कांवर झील को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कांवर झील है बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में गांव के सड़क के सुधार शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जबकि बीजों से की अधिक उपज देने वाली किस्म को शामिल किया गया है। सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली, ये भी हरित क्रांति में, और खेती में उन्नत तकनीक का प्रयोग, ये भी हरित क्रांति में शामिल किया गया, परंतु सड़क गाँव में सड़क बनाने का नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 134 की ओर चलें दोस्तों। 134 में राष्ट्रीय मिशन NHM का कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय मिशन NHM को 15 अगस्त 1921 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 15 अगस्त 1921 में शुरू किया गया है। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए किया गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का प्रस्ताव 2021 के बजट में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 135 में मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धनता व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक रोजगार मिल सकती है? तो कितने दिनों तक अधिकतम मिल सकती है रोजगार? तो अधिकतम 100 दिनों के लिए रोजगार मिल सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 100 दिनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 136 में कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में मिला था। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, और 1999 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था अमर्त्य सेन को। 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। श्री अमर्त्य सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो नेहरू पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1965 में। सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 138 की ओर। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खाली स्थान में प्रस्तुत किए गए थे। तो ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कौन से ओलंपिक में प्रस्तुत किए गए थे? तो ये जो था जब वर्ष 1913 में जो ओलंपिक हो रहा था उसमें ओलंपिक रिंग प्रस्तुत किए गए थे वर्ष 1913 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, ओलंपिक खेल विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन है दोस्तों। इसके 6 प्रमुख स्तंभ है। इसमें ओलंपिक रिंग या छल्ले हैं। ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को दर्शाता है। इन छल्लों को पीरियडी कोवटी ने डिजाइन किया था।
इन पांचों छल्लों कौन जान के पीरियडिक कुबटी ने इन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है, पीरियडिक ओलंपिक को। ठीक है, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक शुभंकर, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मोटो सब 1913 में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार सब 1913 में ही प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं, स्मृति मंधाना एक है, तो स्मृति मंधाना एक क्या है? तो स्मृति मंधाना एक आपको भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है और बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है। बाएं हाथ की बल्लेबाज है, बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 140 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषाओं में से कौन है? तो हिंदी बता रही, संस्कृत होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं 141 नंबर प्रश्न की ओर। द इक्का बॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इक्का बॉग नामक नवीन पुस्तक किसने लिखी है? जेके रॉलिंग ने लिखा है। इक्का बॉग नामक नवीनतम पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, जेके रॉलिंग ने। रॉबिन्स ब्रांड ने क्या लिखा था? हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी अ राइटर लिखा है किसने? रॉबिन्स ब्रांड ने। ठीक है, अनुपम खेर की पुस्तक का नाम क्या है? तो उन्होंने योर वेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर ने लिखा है। नीना रॉय ने लिखा है अमेजिंग अयोध्या, और स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत एवं स्मृति ईरानी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 142 में। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार हमारे चैनल को चैनल पर जीके जैसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों। वहाँ पर और भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अपलोड है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, रुक्मणी प्रकाशन का जो फर्स्ट बुक का 20 प्रैक्टिस सेट आया था, वो फर्स्ट बुक नहीं, वॉल्यूम 2 का 20 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ। रुक्मणी प्रकाशन का और यूटेरिया का 2 बुक आया है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड बुक, दोनों का 15-15 सेट का प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ। बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल एंड बीपीएससी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट का अपलोड कर चुका हूँ। उसका भी मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, सबका प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध मिलेंगे, अलग अलग बनाया गया है। और आप यदि आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। जहां भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दें, गर्दा उड़ा दे शेयर करने में दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि तो कोई भी हम वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो हमारा आंसर हो गया था कौन? जेके रॉलिंग। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है? नेक्स्ट में दिया गया है कि नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा हम देखें तो कौन सा है? वो है आपको श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? सिंहली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिंहली श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 143 की ओर चलते हैं दोस्तों। 143 में दिया गया है फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ताशकंद किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है, वर्ण है, स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्ण है। और डबलिन देखें तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 144 में चलते हैं। इसमें दिया गया है 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव्य में प्रवेश करती है तो उस द्रव्य का प्रकिरणित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो किस कारण ये बताया गया था? तो ये जो था सीवी रमन के कारण बताया गया था, और सीवी रमन ने यह प्रभाव बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 145 में चलते हैं। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो प्रेरण कुंडली का आविष्कार है जो निकोलस कालन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निकोलस कालन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और इसका आविष्कार 1836 में किया था प्रेरण कालन से। 146 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी? तो सस्टेनेबल फाइनेंशियल की पहली बैठक हुई थी 2 फरवरी 2023 में पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक गुवाहाटी में की गई थी पहली बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुवाहाटी असम में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। जबकि गुवाहाटी असम की राजधानी नहीं है, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। ठीक है,
असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो फिर मैं जब देखूं इसमें असम की राजधानी दिसपुर हो गया, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा हम असम के मुख्यमंत्री हैं, और गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं दोस्तों। यदि हम देखें असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है असम में। असम असम का यदि और देखें हम, असम में बिहू बिहू त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, असम में ही, जो सबसे प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, गोवा को देखें, गोवा को हम देखें, गोवा को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यदि और देखें इसमें गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। और गोवा का राजधानी पणजी है। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है गोवा में। मुंबई को देखे देखो दोस्तों, तो मुंबई के बारे में मैंने पढ़ चुका हूँ कि एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, मुंबई के बारे में ऊपर वाले प्रश्न में मैं बता चुका हूँ। यदि मैं नई दिल्ली के बारे में देखूं, तो नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विनय कुमार सक्सेना वहाँ के राज्यपाल हैं। वो दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की 2023 की थीम क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या है? तो आर्द्र भूमि के 2023 का थीम है इसका क्या? तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीएस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीएस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 148 में यूपीआई लाइट्स फीचर लॉन्च करने वाला पहला मुगल या भुगतान बैंक कौन बना है? तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन है? तो पहला भुगतान बैंक है आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने पहली बार यूटीआई यूज करने वाला, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। सेकंड लास्ट नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया है? तो बिहार के कितने जिले में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया है दोस्तों? तो बिहार के कितने जिले हैं? तो बिहार के तकरीबन कितने जिले? 25 जिलों में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिहार के 25 जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया है। ठीक है, और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक घोष की अध्यक्षता में एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश के 25 जिलों में लागू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में 100 से अधिक AQI वाले प्रदूषित शहरों को में प्रदूषण पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है? तो किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया बिहार में? तो वह है बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बेगूसराय के जिले बरौनी में हवासपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, जो राज्य का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट है। इस बॉटलिंग प्लांट में पेप्सी के साथ 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकोना, स्लाइस जैसे कई ब्रांड्स का प्रोडक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें। जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर ले दोस्तों, जहाँ एजुकेशनल ग्रुप है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।